हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी एससी गाइडेंस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एसएससी ने अपने 2025 का कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, जिसमें हमारे पास एग्ज़ाम की सारी डेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो इससे बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है। तो आपका जो सीजीएल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो जून जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, आप मान के चलना कि आपका एग्ज़ाम 1 जून को होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत मानना कि यार जुलाई में भी एग्ज़ाम हो सकता है। इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज मत होना। बस इतना मानना कि 1 जून को आपका एग्ज़ाम है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करना। देखो, आपके पास दिसंबर से लेके मई तक का यानी कि 6 मंथ का टाइम है। 6 मंथ का टाइम इनफ होता है तैयारी करने के लिए। आप अच्छी खासी तैयारी कर लोगे। ठीक है, और ये प्रीलिम्स का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है अपने आप में। इसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में इसका एग्जाम इसका कोई मैटर नहीं है। बस आपको क्वालिफाई करना है। तो 6 मंथ्स में आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे और आगे की तैयारी अपनी मेंस की भी कर लोगे। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। स्किप मत करना और 2x पे मत देखना। ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, 2x पे देख भी नहीं पाओगे। और ठीक है, और मतलब टाइम बचा के क्या करोगे। ठीक है, वीडियो पूरी देखना। तो हम काफ़ी चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर के बारे में। देखो, हमारे बाकी एग्ज़ाम के कैलेंडर, बाकी एग्ज़ाम कब शेड्यूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीएचएल कब है, सीपीओ कब है, एमटीएस कब है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ में हमारी जो 6 मंथ्स की टाइमलाइन होगी, कब हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब आपको रिवाइज करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में सब्जेक्ट वाइज सबकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट को हम किस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए हमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है टारगेट स्कोर फॉर सीजल प्रीलिम्स। देखो, कल यानी कि 5 दिसंबर को सीजल 2024 का रिजल्ट आया था। तो उसमें आपने अपनी कट ऑफ देख ली होगी। ठीक है, मतलब अपनी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो देख लिया होगा कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो तब भी आपने देख लिया होगा कट ऑफ कितनी गई है। तो भाई, जितने भी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि कट ऑफ इतनी जाएगी, 140 जाएगी, 145 जाएगी, 130 जाएगी, वो सारी कट ऑफ जो प्रिडिक्शन थी वो सब बेकार हो गई है ना। तो जो एसएससी है ना भाई, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो वो नहीं होता एक अनप्रिडिक्टेबल वर्ड, इसका एक सिनोनिम्स है एसएससी। तो आपको बस क्या करना है कि अब मेहनत करने का टाइम आ चुका है। कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है और कंपटीशन का लेवल काफ़ी बढ़ता है। ठीक है, किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, जबकि वैकेंसी भी अच्छी खासी थी। 20,000 के आसपास वैकेंसी थी। ठीक है, 17,000 कुछ वैकेंसी थी, तो बढ़ के 20,000 हो जाती बाद में वो। ठीक है, तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि कट ऑफ कम जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस ये जस्ट एक मिथ है कि वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी। सारे सारे मिथ मिथ सीजल 2024 ने वो कर दिए। ठीक है, बस्ट कर दिए। तो अब आपको तैयारी अच्छे से करनी है सीजल 2025 के लिए। तो 6 महीने आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से अपनी तैयारी कर लोगे। ठीक है, और इसके अलावा है कंसिस्टेंसी मैटर करती है। देखो, 6 महीने का एक लंबा टाइम होता है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मतलब शुरू में तो पढ़ते हैं काफ़ी जोश में, जैसे कैलेंडर आ गया अभी, तो मोटिवेशन होगा इनके अंदर कि यार एग्ज़ाम की डेट आ गई है, पढ़ते हैं। तो 1 महीना पढ़ेंगे मैक्सिमम कंसिस्टेंट होके। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ेंगे, तो उन बच्चों का सिलेक्शन फिर वो बच्चे रेस से ही बाहर हो जाते हैं। जो बच्चा आज यानी कैलेंडर आने के बाद से अपनी तैयारी शुरू कर देगा ना अच्छे से, और 6 महीने तक लगातार तैयारी करेगा, वो बच्चा आराम से सिलेक्शन ले लेगा। है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। इसके लिए आपको क्या करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो हम काफ़ी डिटेल में, से सॉरी 5 पॉइंट हैं, सॉरी 5 पॉइंट है, इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सो एवरीवन, सो मतलब सॉरी, तो ये रहा आपका कैलेंडर का। ठीक है, 2025 का। इसमें एग्ज़ाम की डेट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि कब होंगी। देखो, आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होगा उसका नोटिफिकेशन आएगा अप्रैल में, 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, और एग्ज़ाम हो जाएगा इसका जून जुलाई में। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है सीजीएल का। देखो, इसका नोटिफिकेशन आएगा 22 अप्रैल को, और एग्ज़ाम होगा जून जुलाई में। आप तो ये मान के चलना कि आपका एग्ज़ाम 1 जून को है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 1 जून को है। बस ये मान के तैयारी करना, ये जून जुलाई के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, इसके अलावा सीजीएल का एग्ज़ाम है आपका जुलाई अगस्त में, और एमटीएस का एग्ज़ाम है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, साथ में सारे एग्ज़ाम की डेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। है ना, कैलेंडर आपने अब तक देख लिया होगा। तो आगे ये चीज़ डिस्कस करते हैं। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना कि ये कब एग्ज़ाम होगा, जून जुलाई में होगा। ठीक है, इसकी डेट अपने आप आ जाएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा ना तब डेट भी आ जाएगी एग्ज़ाम कब एग्जैक्ट होगा। तब तक आप मान के चलना कि आपका एग्ज़ाम 1 जून को ही होगा। है ना। देखिए, ये आपके कुछ अगले 6 मंथ्स हैं जो इस तरह से दिखने चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, दिसंबर से लेके अप्रैल तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। यानी कि 5 मंथ्स है आपके पास, आप क्या करोगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे अलॉन्ग विद चैप्टर टेस्ट, सेशनल टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और रिवीजन। साथ में कुछ फुल लेंथ के मॉक टेस्ट भी आपको इन 5 मंथ्स में देने हैं।
ठीक है, तो ये 5 मंथ बहुत क्रूशल होने वाले हैं। ये 5 मंथ्स जो बच्चा अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा उसके लिए आगे के कुछ मंथ्स यानी कि 1 से 2 मंथ्स, मई से लेके जून जुलाई तक जब भी एग्ज़ाम होता है उसमें बच्चा काफ़ी अच्छे से मतलब फोड़ने वाला है ना। तो ये 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या करोगे, 1 सेकंड मिटा दे रहा हूँ। हम्म, यानी कि 1 मई से लेके जब तक आपका एग्जाम होता है इसमें आप करोगे रिगरस प्रैक्टिस, जितना भी आपने यहाँ पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, उसकी आप करोगे प्रैक्टिस अलॉन्ग विद ओनली रिवीजन। केवल रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना साथ में, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने, डेली एक मॉक टेस्ट देना, उसको अच्छे से एनालाइज करना। ठीक है, 1 से 2 मॉक भी दे सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक एग्जाम से पहले ही देने होते हैं। ठीक है, अभी मत पढ़ने चक्कर में मॉक की है। ठीक है, तो मॉक का जो आपका शेड्यूल होगा वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने देख लिया होगा कि अगले अगले 6 महीने आपके कुछ ऐसे दिखने वाले हैं जो कि 5 मंथ्स में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। 5 महीने इनफ होते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा लोड मत लेना, सिलेबस आराम से हो जाएगा। उसके बाद मई तक आपकी, मई से मतलब असली खेल शुरू होगा, है ना। तो डिस्कस करते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग पे। देखिए इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ मैं, और ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग पे। तो सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग में सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंग्लिश के बारे में। देखिए इंग्लिश के 3 पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी और आरसी। देखो आप इसको कैसे टैकल करोगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर एक्चुअल में पूछी कितनी आती है, वेटेज क्या है इसका। 35% वेटेज है। ठीक है, हाँ एक्चुअल में इतना ही वेटेज है एग्जामिनेशन में, आजकल आजकल के एग्जामिनेशन में। और सबसे ज़्यादा वेटेज है वोकैब का और आरसी का। देखिए इन दोनों को मिला के मतलब वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है वोकैब पे। ठीक है, वोकैब करोगे तो आपकी आरसी भी इंप्रूव हो जाएगी साथ में, क्योंकि क्लोज टेस्ट में वोकैब आती है, 4 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, चार चार होते हैं सर, 4 ऑप्शन होते हैं यार, है ना। 4 ऑप्शन होंगे उसमें भी वोकैब आती है। ठीक है, मतलब मैंने बैंक के एग्जाम भी दिए ना, इसलिए मैं कहता है 5 ऑप्शन होते हैं, मैंने बैंक वाले भी दे रखे हैं, इसलिए यार थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं क्लोज टेस्ट में। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका क्लोज टेस्ट का। देखो ग्रामर में क्या करना है आपको, वॉइस और नरेशन में फोकस करना है। ठीक है, बाकी के चैप्टर्स होंगे उन पे थोड़ा कम फोकस करना है, लेकिन वॉइस और नरेशन में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप दिन भर ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ना है लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आजकल ग्रामर का वेटेज काफ़ी कम रह रहा है एग्जामिनेशन में। तो सारा फोकस आपका वो कैप पे जाना चाहिए और आरती की प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। क्योंकि मिटा दे रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, तो वो कैप ग्रामर आप कहाँ से करोगे, अमन सर से कर सकते हो और रानी मैम से भी कर सकते हो। ठीक है, साथ में आगे चीज़ डिस्कस करते हैं। देखो इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, आप कोशिश करना है कि आपका जो सिलेबस होगा ग्रामर का वो 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, डेली बेस पे आप 1.5 आवर दे सकते हो ग्रामर को, आपका सिलेबस आराम से 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। और वो कैप को आपको 6 मंथ तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो कैप तो अनलिमिटेड होती है, पढ़नी पड़ती है लगातार, है ना। तो 6 मंथ तक वो कैप पढ़ना है, लास्ट मंथ में वो कैप को सारा रिवाइज करना। और आरती आरती क्या करना है, टिल एग्जामिनेशन तक। ठीक है, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको आरती की प्रैक्टिस करती रहनी है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम मांगती है इम्प्रूव होने के लिए। तो डेली आप इंग्लिश के लिए 3 आवर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब मैंने बता दिया, आप जितना आवर आवर देना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये रहा आपका, या आरती के लिए आपको न्यूज़पेपर रीड करना है या फिर आप कोई बुक या फिर कोई भी नोवेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, बस इंग्लिश का देख लीजिए आप। और कुछ, हाँ बस ठीक है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि भाई ग्रामर के चक्कर में मत पढ़ना ज़्यादा, कि दिन भर ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामर का एक्चुअल वेटेज देख लो, इतना वेटेज है। सारा फोकस वो कैप पे और आरसी पे करना ज़्यादातर फोकस। और ग्रामर पे, ग्रामर को इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम ही पूछी जाती है ग्रामर। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, ग्रामर पढ़ना है, बिना ग्रामर के सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन दिन भर ग्रामर पढ़ना ये जरूरी है। ठीक है, इसलिए वो कैब और आरसी पे फोकस करके चलना। देखिए अगला सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग के 2 पार्ट हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में 80% पार्ट आता है और नॉर्मल का 20% पार्ट आता है। देखो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो आपको क्या करना है, सेकंड टेस्ट देने हैं। बस रीजनिंग में कुछ नहीं करना, बस सेकंड टेस्ट देने हैं। ठीक है, सेकंड टेस्ट दोगे आपकी रीजनिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। और कोशिश करना है कि 15 मिनट के अंदर अंदर रीजनिंग को सॉल्व करना है। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50, ये आराम से प्रैक्टिस कर लोगे आप। ठीक है, रीजनिंग के बारे में उतना बताने की नीड नहीं होती है, अपने आप बच्चा कर लेता है ना। और ड्यूरेशन क्या होगा इसका, 3 मंथ्स में आप सिलेबस अपने कंप्लीट कर लेना, बाद में ऑनलाइन सेकंड टेस्ट देना। ठीक है, मतलब अगर अभी भी आप सेकंड टेस्ट दोगे ना, आपके रीजनिंग में आराम से 30 प्लस मार्क्स आ जाएंगे ना। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया,
एनालॉगी के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं मतलब, ठीक है, उनको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। बाकी अब अभी आप सेकंड टेस्ट दोगे आपके 30 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो रीजनिंग में 50 में से 50 लाना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो रीजनिंग को मतलब ऐसे मत करना कि यार रीजनिंग में कम नंबर ला रहे हो ना, तो रीजनिंग को फुल आउट ऑफ फुल लेके चलना है ना, और आराम से कर लोगे ना। सोर्स क्या होंगे आपके, कमर सर से पढ़ लेना, ठीक है, सबसे अच्छे पढ़ाते हैं कमर सर। बाद में आपको सेकंड टेस्ट देने, अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, रीजनिंग की टेंशन मत लेना ज़्यादा। सबकी रीजनिंग अच्छी होती है ना, आपकी भी अच्छी होगी। बस प्रैक्टिस करना, अपने आप इंप्रूव होती रहेगी और टाइम अपने आप का कम होते रहेगा, है ना। और कुछ टेंशन लेने की नहीं रीजनिंग के बारे में ना। तो बात करते हैं गेम चेंजर सब्जेक्ट की, जो कि जीएस होने वाला है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हमेशा से गेम चेंजर होता है और होता रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में हर बच्चा स्कोर करता है। जो बच्चा जीएस में अच्छा स्कोर करता है ना, उसकी रैंक बनती है। तो जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जीएस के बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता आज के टाइम पे। देखो, जीएस में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है, ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया आपका साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, पीसीबी लिख दिया मैंने, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के, कंप्यूटर और करंट अफेयर। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके, जो कि आपको 6 मंथ लगेंगे एटलीस्ट कंप्लीट करने में ना। काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट होता है इसका, जीएस का। तो आप कहाँ से करोगे इसको, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, दो तरीके होते हैं जीएस को कवर करने के। एक तरीका होता है बुक से कवर करना, और दूसरा तरीका होता है किसी बैच से कवर करना। देखो, जो बच्चे ना बुक पढ़ के समझ पाते हैं, अच्छे से चीज़ें समझ पाते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें फैक्ट याद हो जाते हैं बुक पढ़ते ही, तो भाई आप बुक उठाना, ठीक है, बैच वैच के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि टाइम जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि मतलब कि बैच देखनी नहीं है, जो वीडियो इंपॉर्टेंट लगे वो देख लेना, है ना। साथ में जिनको मतलब समझ में नहीं आती, जो पहले बार पढ़ रहे हैं कि यार जीएस में एग्जैक्ट होता क्या है, तो आई वुड रिकमेंड कि यार नायक फाउंडेशन बैच है सीजीएल 2024 के लिए, जो कि जिसमें नवीन सर पढ़ा रहे हैं, RWA चैनल पे, ठीक है, RWA SSC चैनल पे है ये। इसमें नायक फाउंडेशन बैच में कंप्लीट जीएस पढ़ाई जा रही है, ठीक है। देखो, ये ऐसा बैच है ना यार, मैंने यार मतलब पेड बैच देख रखे हैं ना, तो वो सारे जितने भी पेड बैच है ना, वो मतलब फीके पड़ गए इस अकेले बैच के आगे। क्योंकि इसमें सर इस लेवल का पढ़ा रहे हैं ना, जो इसके बाहर आपका एग्जाम में एक फैक्ट नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो सेव कर लेना मेरी। और इसके बाहर आपका एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, अगर आपने ये बैच अच्छे से किया, अच्छे से सारे फैक्ट रिवाइज किए ना, तो मतलब सारी चीज़ यहीं से आ रही है, ठीक है, सीधी सी बात है। इसके अलावा क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 60% क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं एग्जामिनेशन में ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको किरण की या पिनाकल की जो भी आपके पास बुक है वो कंप्लीट सॉल्व करनी है, ठीक है, कंप्लीट सॉल्व करनी है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हो सारे प्रैक्टिस करनी है आपको, सारे याद करने हैं अच्छे से। इसलिए जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और किसी बुक को अच्छे से कंप्लीट करें या फिर किसी बैच को अच्छे से कंप्लीट करें। आप नायक फाउंडेशन बैच से अपनी कंप्लीट जीएस कर सकते हैं, इससे बाहर बिल्कुल जीएस नहीं आएगी, आई गारंटी, ठीक है। ये वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ, ठीक है, ओपनली कह रहा हूँ यार। और क्या इससे बड़ा क्या हो सकता है ना। तो अगर आ जाए बाहर, तो भाई ये वीडियो चला के मेरे को दोबारा दिखाना, ठीक है भैया, देखो आपने कहा था और इससे बाहर आ गए जीएस, है ना, मैं देख लूँगा। क्योंकि मुझे पता है ना नवीन सर किस लेवल के पढ़ाते हैं यार, तो मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए क्या है, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर देख लेना आप, है ना। कब से देखोगे, दिसंबर से लेके मई तक देखो। करंट अफेयर के लिए क्या करते हैं बच्चे, 2-2 घंटे की लाइव क्लास करते हैं, दिन में बैठ के 2-2 घंटे की करंट अफेयर की लाइव क्लास कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप इससे बड़ी गलती कर ही नहीं सकते हो यार, कि 2 घंटे की लाइव क्लास कर रहे हो करंट अफेयर के लिए, और साथ में उसके नोट भी बना रहे हो। करंट अफेयर को इतनी इज्जत देने की नीड नहीं है, देखो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होती है ना। और ऐसे कोई भरोसा नहीं है कि 1 साल की करंट अफेयर पूछ ले, पिछले 2 साल की करंट अफेयर पूछ ले, कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है। तो करंट अफेयर को इतना टाइम देने की नीड नहीं है। 6 महीने करंट अफेयर करना, मंथली करंट अफेयर करना, और डेली बेस पे थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर करके चलना, ठीक है। बीच में दे सकते हो करंट अफेयर के लिए, और उसमें स्ट्रेटेजी की भी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट एग्जाम चैनल पे एक सर पढ़ाते हैं, वहाँ पे करंट अफेयर भी डिस्कस करते हैं, और उसमें स्ट्रेटेजी की भी थोड़ी थोड़ी होती है, वहाँ से उसको कर सकते हो, है ना। तो भाई 2-2 घंटे की लाइव क्लास करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर के लिए, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है यार, अपना टाइम वेस्ट करते हो, कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। कहाँ से करोगे करंट अफेयर, इंडो लोगोस चैनल से कर लेना, यूट्यूब चैनल है, ये मंथली करंट अफेयर आती है, यहाँ से आप कर सकते हो, है ना। और सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग आपकी ये होने वाली है, जीएस के लिए हो गई है। बस इतना ही करना है जीएस के। जीएस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना जीएस के सिलेक्शन रुक जाता है भाई, रैंक नहीं आती है ना, ये जीएस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिन में आप 2 से 3 घंटे जीएस के लिए दे सकते हो, अगले 6 महीने तक आपकी जीएस आराम से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि मैथ्स का होगा।
तो बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपके 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स और नंबर सिस्टम। देखो वेटेज क्या रहता है, मतलब ओवरऑल एवरेज वेटेज होता है एग्जामिनेशन में। अर्थमेटिक का 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, एडवांस के 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और नंबर सिस्टम एलसीएम में से डाटा इंप्लीमेंटेशन के मिला के 5 से 6 क्वेश्चन भी देखे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप मतलब इन पर फोकस कर रहे हो, इसको छोड़ दिया। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक सेकंड, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ऐसे कोई भरोसा नहीं है कि कब किसकी वेटेज कम या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको सारे चैप्टर पे अच्छे से फोकस करना है और कोशिश करना है कि अपना सिलेबस 5 मंथ्स में कंप्लीट कर लो और डेली 4 आवर दे सकते हो आप, ठीक है। साथ में मैथ्स को जो पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका होता है उसके बारे में एक वीडियो बनाई दी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करके कोई नीड नहीं है, वहाँ से वीडियो देख लेना, कंप्लीट उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। सो अब बात करते हैं अपने टारगेट स्कोर के लिए, जो कि सीजीएल प्रीलिम्स में आपका क्या स्कोर होना चाहिए, ठीक है, कौन से स्कोर को आप टारगेट करोगे। देखो इस वीडियो में, इस पार्ट में ना आपको काफ़ी रियलिटी हिट होंगी, ठीक है, जो कि आपको सुननी पड़ेंगी। आपने देख लिया होगा कि सीजीएल 2023 की जो कट ऑफ गई थी वो 150 गई थी, और जो 24 की कट ऑफ है 153 गई है, ठीक है, 153 गई है, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है। तो आपको टारगेट करना है कि आपके रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 हो, इंग्लिश में 45+ तो होनी चाहिए, आउट 50 भी हो सकते हैं, आराम से आते हैं बच्चों के 50, और मैथ्स में आपके 45+ होनी चाहिए, 50 भी आते हैं बच्चों के ना। और जीएस में टारगेट करना है कि 20 से 30 क्वेश्चन आप कर लो। कैसे करोगे, नाइक फाउंडेशन बैच करना, वहाँ से हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन की पूरी पूरी बुक को मतलब निपटा देना है ना, आराम से आपके आ जाएंगे क्वेश्चन। और ओवरऑल टारगेट करना है कि 160+ आ जाए। देखो अब आपको लग रहा है कि 160+ के लिए क्यों कह रहे हैं भैया यहाँ पे। भाई आपने यहाँ पे देख लिया ना कितनी गई कट ऑफ, 153 कट ऑफ गई है। तो आपको क्या लगता है कि जिस बच्चे के मॉक में 120 नंबर आ रहे हैं, 140 नंबर आ रहे हैं, वो उसके एग्जाम में 153 नंबर आ गए होंगे? बिल्कुल नहीं आए होंगे। जिस बच्चे के मॉक में लगातार 160 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, उसी बच्चे की एक कट ऑफ क्लियर हुई है ना। तो ये रियलिटी है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो अगर आपके मॉक में 150 के आसपास नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रिडिक्ट मत करना कि एग्ज़ाम में एकदम से मिराकल हो जाएगा और आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो कोशिश करना कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपके मॉक में 150 के आसपास नंबर आने चाहिए, 160 नंबर भी आने चाहिए, तभी एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है ना, वो मतलब उसमें नंबर कम हो जाते हैं यार। घर पे आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, 160 नंबर लेके आ रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम में जाके नंबर कम हो गए, ऐसा होता है ना। वो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, मतलब होता है ना, सब चीज़ें फियर ऑफ ये सब चीज़ होती हैं। तो ऐसा मत करना कि यार एक गलत फहमी मत रहना कि यार 110 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, मैं अपनी कट ऑफ क्लियर कर लूँगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से नंबर लाने की, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि भाई 153 कट ऑफ गई है, अच्छी खासी कट ऑफ होती है यार। इतनी कट ऑफ तो मतलब किसने प्रिडिक्ट तक नहीं करी थी कि इतनी कट ऑफ जाएगी, है ना। तो इतनी कट ऑफ चली गई, इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने के बावजूद भी, फिर भी सोच लो आप कंपटीशन का लेवल कितना है। मैं मतलब आपको वो डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, है ना। ये रियलिटी है यार कि कंपटीशन है अच्छा खासा। बच्चे ये कहाँ से आ रहे हैं 153 वाले, आपको पता होना चाहिए ना। देखो ये बच्चे कौन कौन से हैं। आपका कंपटीशन 3 टाइप के स्टूडेंट से है। उन बच्चों से जिनका इस बार मतलब प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया, लेकिन उनके 140+ मार्क्स थे। आपको क्या लगता है कि ये बच्चा रुकने वाला है अब, ठीक है। ये बच्चा मतलब ये बच्चा जो कमबैक करेगा ना, उसको उसको सब लोग देखेंगे। मतलब सोचो 140 नंबर भी लेके आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका प्रीलिम क्वालिफाई नहीं हुआ, उस पर क्या बीत रही होगी उस बच्चे के ऊपर, है ना। तो अब वो बच्चा अब पढ़ाई में लगेगा तो कैसे लगेगा, आप समझ सकते हो ना। तो उस बच्चे से आपकी कंपटीशन है, तो वो बच्चा कमबैक करेगा तो किस लेवल पे कमबैक करेगा, आप समझ सकते हो इस बात को। और ऐसे एक बच्चे नहीं, हज़ारों बच्चे होंगे जिनको जो रह गए होंगे, ठीक है। 150 वाला होगा कोई, है ना, 151 वाला होगा कोई। सोचो 1-2 नंबर से प्री क्वालिफाई होने से बच रह गया वो, तो उस पर क्या बीत रही होगी। वो कितनी मेहनत करने वाला है सीरियल तो 2024-25 के लिए, सॉरी, है ना। तो आपका कॉम्पिटिशन उन बच्चे से है, तो भाई हल्के मत लेना कि आराम से तैयारी करूँगा, है ना। अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके क्वालिफाई होगा। क्योंकि ये बच्चे छोड़ने वाले नहीं है, सीधी बात है। 151-150 वाले बच्चे छोड़ेंगे नहीं सीरियल 2025 को। ये बच्चे टारगेट करेंगे, यही लेके जाएंगे एग्जाम, है ना। तो आपका कॉम्पिटिशन इन लोगों से है। और सबसे अच्छी बात पता है कि आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने इनफ होते हैं तैयारी करने के लिए। आप 6 महीने इतनी तगड़ मतलब रगड़ के प्रैक्टिस करना ना यार, मेहनत करना कि आप 160 नंबर लेके आना और आराम से सिलेक्शन लेना, ठीक है। ये रियलिटी है। तो कंपटीशन आपका उन बच्चों से जिनका इस बार सिल का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, सीधे बता रहा हूँ ना, ये रियलिटी है। अपने आसपास मत देखना कि यार उसके 110 नंबर आए, मेरे 120 आ रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं बैठ के, ऐसा नहीं होना है। कंपटीशन अपने आप से रखो। कह रहे आज 120 आए हैं तो कल 125 लेके आऊँगा, 130 लेके आऊँगा, 160 तक मुझे लेके जाना है अपने नंबर। अपना कंपटीशन खुद से करो, है ना, सीधी सी बात है। और टारगेट रखना है कि 160 नंबर तक लेके आना।
इस कट ऑफ को ध्यान में रख के ये मत सोचना कि इतनी वैकेंसी आई है, कट ऑफ इतनी जा सकती है, किसी फलाने ने इतनी प्रेडिक्ट कर दी तो इतनी इतनी कट ऑफ जाएगी। भाई इस चक्कर में मत है ना, 160 नंबर लेके आना, सीधी सी बात है ना। 150-60 के आसपास आपके मॉक में होने चाहिए एग्ज़ाम से पहले पहले तक, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले पहले तक, सीधी सी बात है। और अगली बात है, जो बच्चे मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो बच्चा मेंस दे के आएगा अभी जनवरी में, 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को, वो सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम नहीं देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि यार ऐसे कोई भरोसा नहीं है, कब कब इसका रिजल्ट आया कुछ पता ही नहीं है ना। तो बच्चा भी एग्ज़ाम देगा जो मेंस की तैयारी करने जा रहा है, 153 कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी मेंस की तैयारी करने जा रहा है जो बच्चा, वो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो आपको कॉम्पिटिशन तो बच्चे से भी है। सोचो इसको कैसे बीट करोगे? उसको बीट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो 6 महीने लोड मत लो, आराम से मेहनत कर लोगे ना। और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो चाहते हैं कि अपनी बेटर पोस्ट हो और अच्छी जगह पोस्टिंग उनकी हो जाए, उनसे आपको कंपटीशन है। वो बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं यार, ठीक है, मेरा दोस्त है वो भी एग्ज़ाम दे रहा है, तो उन बच्चों से आपका कंपटीशन है। एक्चुअल में बता रहा हूँ, ये रियलिटी है यार, ये रियलिटी है कि आपका कंपटीशन इन बच्चों से है। ये मत देखना कि यार मेरे बगल में लाइब्रेरी में बैठा है बच्चा है, उसके 100 नंबर आ रहे हैं, मैं उससे उससे 10 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा हूँ, खुश हो जा रहा हूँ। खुश होने की बिल्कुल नीड नहीं है ना। हाँ, अच्छे नंबर आए आपके, कल से अच्छे नंबर आए, उस बात पे खुश हो जाओ कि हाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को सेटिस्फाइड मत होना कि यार मैं कर ही लूँगा, ठीक है, तो मेरा एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ये मतलब मन में लेके मत बैठना है ना। तो 160 नंबर, 150 नंबर लेके आने पड़ेंगे भाई, सीधी बात है। डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये रियलिटी बता रहा हूँ यार। सिलेक्शन लेना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, मेहनत तो करना पड़ेगी यार। क्योंकि 153 कट ऑफ यार, मैंने खुद मतलब सोचा नहीं था कि इतनी कट ऑफ भी जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये वाली बात है। ऐसा बड़ा भाई आपसे कह रहा हूँ कि अच्छी खासी मेहनत करना भाई, 6 महीने आराम से मेहनत करना, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। लोड लेने की बिल्कुल नीड नहीं है, कम से कम कंसिस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। अगर 6 महीने तक लगातार कंसिस्टेंट रहोगे ना, आपका सिलेक्शन उनसे कोई रोक ही नहीं सकता यार। 180 दिन है ना हमारे पास, मतलब 200 दिन के आसपास मान लो, 200 दिन है, 180 दिन है, ठीक है। अगर आप इन 180 दिन में से 170 160 दिन भी प्रोडक्टिव हो, खुद से कह पा रहे हो कि यार मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो भाई सिलेक्शन आपका होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, सीधी सी बात है। तो देख लो भाई, कंपटीशन का लेवल, एक्चुअल में कंपटीशन का लेवल ये है, कंपटीशन का लेवल ये होने वाला है एग्ज़ाम में। तो हल्के में मत लेना कि तैयारी आराम से करेंगे, जो नए बच्चे होते हैं ना, प्रेशर होते हैं, अरे आराम से तैयारी करेंगे, तो भाई आप सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हो, है ना, और कुछ नहीं। और अगली चीज़ है कंसिस्टेंसी के लिए। देखो ये अपने 100 डेज हार्ड कंसिस्टेंट चैलेंज स्टार्ट किया था अपना, आप इसमें आ सकते हैं, मतलब काफ़ी बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप देखिएगा, इसमें 5 रूल्स है जो कि बच्चों को फॉलो करने हैं। साथ में जो प्रिपरेशन ट्रैकर है वो प्रोवाइड कर दिया गया, आपको देख लेना, अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करना, और जो अपने 100 डेज टारगेट सीरीज है उसको काफ़ी अच्छे से मतलब बता दिया गया है कि इसमें हम करने क्या वाले हैं, जो कि 5 मंथ चलने वाली है, ठीक है, और मार्च तक खत्म हो जाएगी ये। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है। तो ये अपनी 100 डेज टारगेट सीरीज और ये प्रिपरेशन ट्रैकर, साथ में आपकी कंसिस्टेंसी के लिए चैलेंज होने वाला है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो आपने यहाँ तक वीडियो देख ली भाई, मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इतना सुन भी लिया आपने, मतलब इतना कोई सुनता नहीं है ना। तो बस ये यही करना है आपको कि अगले 6 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है और सिलेक्शन लेना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टाइम के वीडियो में, तब तक ध्यान रखो, और जो भी डाउट्स हैं आपके कमेंट कर देना कि भैया आपने ये नहीं बताया, ये रह गया, तो वो भी चीज़ें हम डिस्कस कर देंगे ना। बाकी मिलते हैं अपने टाइम के वीडियो में, तब तक ध्यान रखो। जय हिंद।